बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने एक बार फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है एंड इस वजह से ये जाके बीजेपी के साथ इन्होंने अपनी सरकार बना ली है। देखो, पिछले 9 साल के अंदर इस तरह से नीतीश कुमार जी ने 5 बार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है एंड इस वजह से ये जाके दूसरे दलों के साथ मिल जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है कि इन्होंने बीजेपी के बारे में बहुत खराब बोला था, बट अब उन्हीं के साथ इन्होंने जाके अलायंस बना ली है और एनडीए को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो देखो, पॉलिटिक्स के अंदर ये सब चीजें चलती रहती हैं, आप सब भी जानते ही होंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 29 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक टॉपिक जो हमें डिस्कस करें दैट इज नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। सर, ये वर्ड हाइपोक्सिया सुना सुना सा लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। जब मैं बात करता हूँ ना हाइपोक्सिया की, हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि भैया एक पर्सन के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, उसकी मात्रा कम हो रही है। अब सर, ऑक्सीजन कम होगा तो हम जो बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप जानते हो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पर्सन की डेथ हो जाएगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो यार, जैसे एक इंसान होता है, मान लो अब कई बार उसको जैसे डेथ पेनल्टी वगैरह मिलती है, तो आप जानते हो सर फांसी वगैरह दी जाती है, तो उस अकॉर्डिंगली उस पर्सन को मार दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक ना यहाँ पे यूएसए एलाबामा के अंदर एक और केस देखने को मिला। यहाँ पर पता क्या हो रहा है, जैसे ये पर्सन है, अब इसको मृत्यु दंड मिल चुका है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, इसके मुंह पे ऐसे मास्क लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर लगा दी नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस को ना बहुत ही हैविली कंसेंट्रेशन के साथ इसको प्लेस किया गया। अब आप खुद बताओ, जब ये नाइट्रोजन इसके अंदर जाएगी इस पर्सन की बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी सर, वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी। ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होगा नहीं एंड अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। अभी एलाबामा यूएसए के अंदर यही चीज हमें देखने को मिली है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का अर्थ क्या होता है। गेटिंग इट। बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि यार ये क्या चल रहा है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन क्यों कर रहे हो इस तरह से, ये अलग अलग चीजें इस तरह से हैं। पर अगर आप नोटिस करोगे ना, दुनिया भर में डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव पिछले कुछ सालों में बताए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ आईसीसीपीआर की, दैट इज इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, अर्ली 1960s के अंदर ही ना इन्होंने यहाँ पे बात करी कि नहीं यार, हमें ये डेथ पेनल्टी वगैरह अबॉलिश करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ना एक रिफॉर्मेटिव जस्टिस की, राइट, कि ऐसा मत करो यार कि पर्सन को मार दो, उसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की यहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए। डेथ पेनल्टी उस चीज के अगेंस्ट जाती है। उसी तरह से आपका जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, 1984 के अंदर भी इन्होंने यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश की कि अगर मान लो किसी को डेथ पेनल्टी भी दी जा रही है ना, पर उसके राइट्स डेफिनेटली प्रोटेक्ट होने चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ यूएन जनरल असेंबली की, इनके भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस आए हैं जहां पर इन्होंने बोला है कि आप डेथ पेनल्टी का अगर यूज कर भी रहे हो ना, तो इट शुड बी डन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर किसी ने छोटा मोटा गुनाह किया उसको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दे दी गई, नहीं। अपने यहाँ पे ऑफेंसेस कम करो जहां पे कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पे दी जाती है। तो आई होप आपको नाइट्रोजन हाइपोक्सिया और एंटी डेथ पेनल्टी इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एक जगह का नाम है तुवालू। दरअसल में एक कंट्री है। देखो, अगर आप प्रीलिम बूस्टर रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ना, तो मैंने कुछ ही दिन पहले आपको यहाँ पे नाउरू कंट्री के बारे में आपको बताया था। सर, ये कहाँ पे थी कंट्री, ये कंट्री थी पैसिफिक ओशन के अंदर। क्यों हमने पढ़ा था सर प्रीलिम बूस्टर के अंदर इसको, हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर इसको इसलिए पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर जो कंट्री है ना, इसने अपने संबंध जो थे वो ताइवान के साथ तोड़ दिए थे और चाइना के साथ संबंध जोड़ लिए थे। सर, ये तो हमें याद आ गया अब। बिल्कुल ठीक बात है। अभी पता क्या हुआ है, इसके बिल्कुल साथ में ही एक और आप कंट्री देख पाओगे, तुवालू। ठीक है, ये कंट्री बिल्कुल इसके साथ में ही आपको पैसिफिक ओशन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर ना रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस के अंदर ना जो लीडर था, जो ताइवान को सपोर्ट करता था, वो लीडर की हार हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि शायद ये जो कंट्री है ना, ये भी ताइवान के साथ हो सकता है अपने रिश्ते तोड़ दे और चाइना के साथ अपने रिश्ते जोड़ दे। तो इस वजह से ये पैसिफिक ओशन की कुछ कंट्रीज के बारे में हमें जानना चाहिए। नाउरू कंट्री हम जान चुके हैं, यहाँ पे तुवालू भी हमने आज जान लिया है। ये भी आपको पैसिफिक ओशन, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स को मिला के ये कंट्री हमें देखने को मिलती है, पॉलिनेशियन कंट्री। इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल भी आपको यहीं पर आपको वयाकू, आपको यहाँ पे इसकी कैपिटल देखने को मिल जाएगी। आप अगर थोड़ा और नोटिस करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आपका हवाई है।
ऐसा बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में बिल्कुल सेंटर में ये कंट्री यहाँ पर लाई करती है। एंड ध्यान रखना, ये इक्वेटर के आपके सदर्न साइड के अंदर आपको दिखाई देती है। दिस लाइज साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो पैसिफिक आइलैंड फोरम है उसका भी मेंबर कंट्री कौन है, आपका तुवालू आपको कंट्री देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वांडरिंग अल्बाट्रोस। देखो, साउथ अफ्रीकन यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट ने सर्वे किया है मैरियन आइलैंड को, ताकि वहां पर इनके नेस्ट को यहाँ पे हम देख पाए। देखो, ये आएंगे इस मुद्दे के ऊपर कि बात क्या हो रही है। पहले तो ये समझो, ये है आपका वेंडरिंग अल्बाट्रोस। ठीक है, थोड़ा और देखना है, ये देखो। तो ये तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल में ना, दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड। ठीक है ना, कोई आपसे पूछे विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड, तो द आंसर इज वॉन्डरिंग एल्बाट्रोस। ठीक है, इनका विंग स्पैन बहुत बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे आपके ओशियंस के ऊपर इस तरह से मूव करते हुए। तो इस तरह से बर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब अपने ये जो घोंसले वगैरह बनाएंगे सर, वो तो ग्राउंड के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल कोस्ट के बिल्कुल बगल में ना इनके यहाँ पे आपको नेस्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ओके सर, तो यहाँ पर ना दरअसल में कुछ लोकेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आप जानते होंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में, साउथ अफ्रीका और बाकी। यहाँ पर आपको ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यही आपके प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स, और उसी के बिल्कुल साथ में ही आपको यहाँ पे मैरियन आइलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि वेंडरिंग अल्बाट्रोस की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो यहीं आपकी मैरियन आइलैंड और आपका प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के ऊपर देखने को मिलती है। लगभग आधी आबादी इनकी आपको इन्हीं यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब अगर इतने इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे इन आइलैंड्स का सर्वे करना ही चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, तो यही यहाँ पे चीज देखी गई है। लगभग आधे, जैसे बताया गया कि 20,000 मेच्योर इंडिविजुअल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखना, इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। एंड इनको ना बहुत सारे आजकल थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, आप नोटिस करो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि अगर मान लो एक बर्ड है, वो अपना नेस्ट बनाना चाहता है, तो कुछ चीजें उनको बहुत फेवरेबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनको चाहिए होता है थोड़ा लोअर एलिवेशन हो, कोस्ट के बगल में हो। ठीक है सर, ये बात तो सही है। एंड साथ ही साथ थोड़ी एक फ्लैट जगह हो। ठीक है, वहां पर विंड की जो स्पीड हो, जहां पर ये घोंसला बनाए, वो विंड की स्पीड बहुत ज्यादा ना हो। आसपास में कुछ वेजिटेशन वगैरह हो। ठीक है ना, कुछ घास फूस वगैरह भी हो, ताकि वहां पे ये चीज बनाई जा पाए। पर हम पता क्या कर रहे हैं आजकल, तो देखो ह्यूमन ने इतना सारा कुछ चीज कर दी, क्लाइमेट चेंज वगैरह भी हो गया। अब ना ही आपको कोई ज्यादा स्लो नाइल देखने को मिलती है, विंड स्पीड भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। बाकी देखो, आप नोटिस करोगे टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उस वजह से भी इनके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशंस आ चुकी हैं। बारिश वगैरह में भी, प्रेसिपिटेशन में भी इश्यूज आए हैं, क्लाउड कवर भी डिक्रीज हो गया है। तो इस तरह के काफी सारे इश्यूज हैं। आप नोटिस करोगे वेजिटेशन वगैरह भी बाकी साथ में नहीं देखने को मिल रही। तो ये सारे इश्यूज की वजह से ना इनको यहाँ पे बहुत सारे थ्रेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, आपका वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। और आपने ये जो दो जगह थी, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स और आपका मैरियन आइलैंड्स, आपने इनके बारे में भी अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है ना, तो ये सी वगैरह से लैंड की तरफ आते हैं जब इनको ब्रीड वगैरह करना होता है, जब ये सेक्सुअल मेच्योरिटी को अचीव कर चुके होते हैं। दिस इज अबाउट वॉन्डरिंग अल्बाट्रोस। आगे चलते हैं, फुटूला लेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, दरअसल में ना ये आपके नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आपको ये बहुत ही फेमस आपको लेक देखने को मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बोला है कि ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आप इसके आगे मत कीजिए। तो थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। देखो, एक्चुअल में ना ये फटूला लेक आपकी हिस्ट्री परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में जो भोसले किंग्स हैं नागपुर के, उनके साथ यहाँ पे इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये बनाया गया था। लगभग ये 200 साल से भी पुरानी यहाँ पे आपको लेक देखने को मिल जाएगी, जो कि 60 एकड़ से ज्यादा एरिया में स्प्रेड है। ठीक है, अब नोटिस करना यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो इस लेक को, तो लेक के पीछे वाली साइड आप देख पाओगे कि फॉरेस्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से 3 साइड्स के ऊपर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है और एक साइड के ऊपर आपको बीच देखने को मिलता है। बाकी बहुत सारे फाउंटेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा ना हमें हिस्ट्री परस्पेक्टिव से ये भोसले किंग्स ऑफ नागपुर क्या है, इनके बारे में जान लेना चाहिए। देखो, दरअसल में ना इस भोसले डायनेस्टी की बात करी जाती है कि 1730 के अंदर ये डायनेस्टी फाउंड हुई थी भाई राघुजी भोसले ऑफ बेरार। बाकी आप छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते ही होंगे, जो कि फाउंडर ऑफ मराठा अंपायर थे, तो वो इसके ही प्रोमिनेंट मेंबर थे। डायनेस्टी रूल की अगर हम बात करें तो इनका 17 से हमें रूल देखने को मिलता है। पर जैसे जैसे आप जानते हो, शाहू वन जो थे, उनके आने के बाद से जो मेजर कंट्रोल था वो पेशवास के पास था। ठीक है ना, तो कुछ और एरियाज जैसे थंजावुर, नागपुर, कोल्हापुर, वहां से भी इन्होंने अपना रूल किया। पर इनके जो डिसेंडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके शिवाजी के जो सन्स हैं, सांबाजी और राजा राम,
यहाँ से आपके जो भोसले ऑफ नागपुर एंड कोल्हापुर वाले उनके डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। इसी तरह से तंजावुर के भी जो हैं वहां से भी डिसेंडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली नोटिस करो, ये भोसले डायनेस्टी की अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, जो कि 1880 में था, उसकी डिफीट के बाद क्या किया, ब्रिटिश रूल को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था एंड ब्रिटिश सॉवरेनिटी के अंतर्गत ये काम करते रहे विद सम लोकल ऑटोनॉमी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं कोल्हापुर की, तो कोल्हापुर एक प्रिंसली स्टेट की तरह कंटिन्यू रहा अंटिल द इंडिपेंडेंस इन 1947। तो इस तरह से इसकी लेगेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के समय के ऊपर भी आप कल्चरल एंगल के अंदर आप नोटिस करोगे तो इनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लॉफिंग गुल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब मैं बात करता हूँ गुल की, गुल का मतलब होता है एक जो समुद्रिक पक्षी होता है, बेसिकली ऐसा पक्षी जो सी बर्ड होता है और काफी ये नॉइस वगैरह भी काफी करता है। और क्योंकि देखो इसका जब ये बोलता है ना, तो इसके बोलने की आवाज ही हा 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 ऐसे ऐसे करके आती है। अब हा करके आएगी तो हमने इसका नाम ही क्या रख दिया, हमने इसका नाम रख दिया लॉफिंग गुल। दरअसल में एक्चुअली में अगर आप नोटिस करो ना इसकी पोजीशन के बारे में, यहाँ पे एक्चुअली इसकी लोकेशन नहीं बनी, पर इसकी जो लोकेशन आपको मेजरली देखने को मिलती है दैट इज इन नदर्न एंड सदर्न अमेरिका। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक माइग्रेटरी बर्ड है बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और सदर्न अमेरिका से। इसको यहाँ पर ना कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चितारी एस्चुरी है, चितारी रिवर है, वहां पर देखा गया है। ये कासरगोड कहाँ पर है सर? अरे कासरगोड आपका केरला के अंदर आता है। बिल्कुल केरला और कर्नाटका के बॉर्डर के ऊपर आपको ये जगह देखने को मिलती है, कासरगोड जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको ये देखने को मिला है। ठीक है, कहाँ की लोकेशन है इसकी? इसकी मेजर जो लोकेशन है वो आपकी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंतर्गत ही है। देखने को और जगह में देखने को मिल जाएगा, जैसे कुछ यूरोप में भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट मेजरली ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का ही है। ध्यान रखिएगा, इसका आईयूसीएन स्टेटस आपका लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाता है। एंड अकॉर्डिंगली जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो अकॉर्डिंगली थोड़ा ये साउथ के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे इंडिया के अंदर अभी देखने को मिला ना कासरगोड के अंदर। तो ये कुछ टाइम्स के ऊपर भी ऐसे माइग्रेशन करते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। ये ओमनीवोर है। ओमनीवोर का मतलब क्या? ये आपके सर्वभक्षी पशु हैं, यानी कि प्लांट्स भी और मीट भी, ये दोनों खा लेते हैं। ठीक है ना, वनस्पति भी और मांस भी। ऑन द अदर हैंड स्क्वेंजर मतलब होता है जो आपके कूड़े कचरे में से जो खाना ढूंढते हैं उनको स्क्वेंजर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ओमनीवोर भी हैं और स्क्वेंजर भी हैं। आई होप ये लाफिंग गुल के बारे में ये पॉइंट्स आपको पता लग गए होंगे। तो आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इनको आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से इनका आंसर क्या होगा। कल नहीं, जो सैटरडे होमवर्क दिया था आधार कार्ड के रिगार्डिंग, कि आधार कार्ड को आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के ऊपर यूज कर सकते हो, द आंसर इज नो। मैंने आपको बताया भी था कि ना ही आप सिटीजनशिप की तरह, ना ही आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ की तरह इसको यूज किया जा सकता है। गोल्डन टाइगर की बात करें तो हाँ, ये टाइगर एक ऐसा कलर वेरिएशन था रिसेसिव जीन की वजह से, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। जॉम्बी वायरस की बात करें तो जॉम्बी वायरस बेसिकली वो वायरस होते हैं जो लंबे टाइम से डॉर्मेंट रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कैसे कैसे जैसे बर्फ पिघल रही है तो वहां से हो सकता है कुछ जॉम्बी वायरस निकल के आ सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आज के सर एमसीक्यू होमवर्क क्या रहेंगे? पहला होमवर्क रहेगा रिगार्डिंग एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कीजिएगा। एंड दूसरा एक टर्म के रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, ये करिएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्कस कर लेंगे। डूम्सडे क्लॉक के बारे में मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब ये डूम्सडे क्लॉक क्या होता है सर? देखो एक्चुअल में ना, अगर हम बात करते हैं अराउंड 1945 के आसपास की, उस टाइम के कुछ साइंटिस्ट ने ना एक क्लॉक बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने क्या, डूम्सडे क्लॉक। सर डूम्सडे का मतलब तो क्यामत होता है ना, बिल्कुल। दरअसल में ना एक ऐसा टाइम जब बिल्कुल दुनिया भर में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसको बोलते हैं डूम्सडे। ठीक है, तो कुछ पैनलिस्ट ने, कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे ये चीज बनाई। इन्होंने बताया कि हमारी जो धरती है या फिर हमारा जो वर्ल्ड है वो कितना करीब है कि दुनिया भर में पूरी तबाही ही तबाही हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? तो 2021 में ना इस डूम्सडे क्लॉक के अंदर 100 सेकंड से, यानी कि हम बहुत ज्यादा करीब हैं कियामत से, जब पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर डिस्ट्रक्शन क्यों हो जाएगी? देखो 1945 में तो इन्होंने सोचा था कि न्यूक्लियर की वजह से डिस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि उस टाइम आप नोटिस करो, आपका जापान हो गया, आपका हिरोशिमा नागासाकी हो गया, वहां पर किस तरह से वो चीज थी। तो उस टाइम हमने सोचा कि यार इस वजह से कहीं ना कहीं दुनिया तबाह हो जाएगी। पर आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं सर, आजकल तो क्लाइमेट चेंज भी एक क्या है, वो भी तो हो सकता है। तो दरअसल में इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, डूम्सडे क्लॉक। इसी चीज को बोलते हैं कि धरती को खत्म होने के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, दैट इज डूम्सडे क्लॉक। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा होमवर्क था विद रिगार्ड्स टू नाटो। देखो नाटो की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस ऑर्गेनाइजेशन की। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। दरअसल में हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्वीडन है ना, वो स्वीडन नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है,
अब किसी कंट्री को मान लो अगर नेटो में ज्वाइन करना है तो क्या चाहिए उसके लिए जितने भी मेंबर्स हैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स, वो सबका अप्रूवल आना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को डर था कि शायद स्वीडन को ना टर्की ज्वाइन नहीं करने देगा नेटो, पर ऐसा नहीं हुआ। टर्की ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया, ठीक है ना। टर्की की पार्लियामेंट ने इसकी मेंबरशिप को सपोर्ट किया, तो यहाँ पे स्वीडन की अब काफी हद तक मतलब हो सकता है वो नेटो को ज्वाइन कर जाए। तीसरा बात कर रहा है कि टर्की और फिनलैंड इसके मेंबर्स नहीं है। अरे नहीं, टर्की तो बहुत लंबे टाइम से इसका मेंबर है, 1952 में इसका मेंबर बन गया था। फिनलैंड को 2023 में इसकी मेंबरशिप मिली। तो आज के समय के ऊपर टोटल 31 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दरअसल में आपका तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि मेंबर्स हैं और पहले दो यहाँ पे करेक्ट है। तो करेक्ट क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।